नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उत्कृष्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में दोस्तों 2 वीडियो पहले यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आ चुके हैं। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करने वाले हैं जो कि हिंदी वर्णमाला से संबंधित हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और कई सारी चीज़ें दोस्तों इनके साथ में जुड़ी हुई हैं। तो आप लोगों को दोस्तों इस वीडियो के साथ में जुड़े रहना है और क्वेश्चन के साथ में दोस्तों आप सभी को आंसर भी करना है। और यदि आपको आंसर नहीं आता तो कोई बात नहीं है, आप लोग कमेंट कीजिए। यदि एक बार दोस्तों प्रश्न आपका गलत होगा तो उसके बाद में दोस्तों वो प्रश्न आपको हमेशा याद रहेगा कि मैंने उस दिन गलती की थी, तो वो चीज़ें याद हो जाती हैं। इसलिए आप लोग दोस्तों प्रश्न के साथ में लगातार कमेंट करते रहिए। तो चलते हैं हिंदी वर्णमाला संबंधी प्रश्नों की ओर। और हिंदी वर्णमाला दोस्तों आप सभी को पता है जो उत्तराखंड समूह के एग्ज़ाम हैं उनमें बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 1 या 2 क्वेश्चन तो लगभग आता ही है, क्या पता कुछ क्वेश्चन ज़्यादा आ जाएं। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी व्याकरण के अंदर और एग्ज़ाम में दोस्तों इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप लोग इसे दोस्तों भली भांति इसका अध्ययन कर लीजिए और एक चीज़ें दोस्तों आप गहराई में देख लीजिए। विशेषकर जिनके आने वाले दोस्तों जो एग्ज़ाम हैं, जैसे पटवारी है, बंदी रक्षक है, पुलिस है, तो आप लोगों को दोस्तों बेहतर तरीके से वर्णमाला को तैयार कर लेना चाहिए। तो चलते हैं, देखिए पहला प्रश्न देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जो भाषा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों आपको बतानी है कौन सी होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई बताइए कौन सी होती है कमेंट में। ध्वनि होती है, वर्ण होती है, अक्षर होती है या शब्द होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, आप लोग कमेंट कीजिए। ध्वनि, वर्ण, अक्षर या शब्द। दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है ध्वनि। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और ध्वनि का दोस्तों जब हम लिखित रूप की बात करते हैं, यदि हम ध्वनि को लिख देते हैं तो उसे दोस्तों कहा जाता है वर्ण। तो ध्वनि क्या है? ध्वनि एक प्रकार की दोस्तों श्रव्य चीज़ है, आपको सुनाई देती है। जब आप किसी ध्वनि को लिख देते हैं, और लिखने के लिए दोस्तों आपको किसकी आवश्यकता होती है? लिखने के लिए हमें आवश्यकता होती है दोस्तों लिपि की या स्क्रिप्ट की। तो जब ध्वनि को लिखा जाता है उसे दोस्तों कहा जाता है वर्ण। और अक्षर आप सभी को पता है, अक्षर का मतलब क्या है? अक्षर का मतलब है दोस्तों जब व्यंजन वर्ण के साथ में, जब व्यंजन के साथ में कोई स्वर वर्ण जुड़ता है तो उसे दोस्तों कहा जाता है अक्षर। व्यंजन के साथ में कोई स्वर वर्ण जुड़ता है तो उसे दोस्तों अक्षर कहा जाता है। और आप सभी को पता होगा जो स्वर हैं, स्वर वर्ण भी हैं और स्वर अक्षर भी हैं। स्वर वर्ण भी हैं अपने आप में और दोस्तों स्वर अक्षर भी हैं। और बाकी व्यंजन में दोस्तों जब स्वर जुड़ता है, जैसे मान लीजिए क हलंत है, ये अपने पूर्ण रूप में व्यंजन, ये अपना मूल व्यंजन है। यदि आपने इसमें अ जोड़ दिया तो बनेगा दोस्तों क्या? बनेगा क। और ये क दोस्तों कहलाएगा अक्षर। अब देखिए यहाँ पर क ये व्यंजन है, व्यंजन के साथ में स्वर जुड़ गया है तो बना है क। और क दोस्तों क्या है? हमारा अक्षर है। और अक्षर कहा जाता है जब व्यंजन वर्ण के साथ में कोई स्वर वर्ण जुड़ जाए तो उसे दोस्तों अक्षर कहा जाता है। और स्वरों के बारे में आपको ध्यान रखना है, स्वर अक्षर भी हैं और स्वर वर्ण भी हैं। अब शब्द की बात करते हैं। शब्द क्या है? शब्द का मतलब दोस्तों होता है कि वर्णों को, शब्द क्या है कि वर्णों को आप इस प्रकार से लगा दें कि उसका कोई मीनिंग आने लगे। जैसे मान लीजिए आपने लिखा है छाता। छाता दोस्तों ये क्या है? ये शब्द है। अब इस छाता में वर्ण कैसे लगे हुए हैं देखिए। यदि छा को देखेंगे तो छा दोस्तों बना है छ और आ से मिलकर। इस छा में दोस्तों छा व्यंजन वर्ण है और आ स्वर है। इसके साथ में देखिए तो व्यंजन वर्ण है प्लस इसमें आ स्वर वर्ण है। देखिए छ धन आ धन तो धन आ। इससे दोस्तों इस क्रम, यदि हमने वर्णों को इस क्रम में लगाया है तो दोस्तों छाता बनता है और छाता का एक मीनिंग निकल के आता है। तो ऐसे शब्दों को जब वर्णों को इस प्रकार से हम लगा दें कि उसका कोई मीनिंग आने लगे तो दोस्तों उसे कहा जाता है शब्द। अब कल्पना कीजिए दोस्तों, यदि हम तो को आगे लगा दें तो क्या बनेगा? देखो तो धन आ धन, जैसे मान लीजिए इस प्रकार लगा दिया जाए तो धन आ धन छ धन आ, तो क्या बनेगा दोस्तों? ताछा। और ताछा बनेगा दोस्तों, ताछा कोई शब्द नहीं है, ताछा शब्द नहीं है, इसका मीनिंग नहीं आएगा। तो वर्णों को आपको इस प्रकार से लगाना है कि उसका कोई मीनिंग निकल आए तो उसे दोस्तों कहा जाता है शब्द। और हम प्रश्न पर बात करें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपको पूछी गई थी, तो जिनका भी आंसर दोस्तों ऑप्शन ए है ध्वनि,
वो बिल्कुल सही है। और यदि वर्ण ध्वनि विकल्प में न हो, केवल वर्ण हो, तब दोस्तों वर्ण आंसर माना जाएगा। यदि ध्वनि और वर्ण दोनों विकल्प में है तो आपका आंसर दोस्तों क्या होगा, तब ध्वनि होगा, क्योंकि सबसे मूल चीज़ ध्वनि है और ध्वनि का ही लिखित रूप दोस्तों वर्ण कहलाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं वो संख्या में कितने होते हैं। आपको कमेंट करके बताना है 15, 25, 30 और 20। तो आप बताइए कि स्पर्शी व्यंजन की संख्या दोस्तों कितनी होती है, 15, 25, 30 या 20। व्यंजन दोस्तों आप सभी को पता होगा, व्यंजनों की दोस्तों यदि हम बांटते हैं व्यंजनों को, तो सबसे पहले क से लेकर मौ तक के दोस्तों स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। क से लेकर मौ तक के स्पर्शी व्यंजन हैं। उसके बाद य, र, ल, व दोस्तों इसको कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। अभी देख लेंगे थोड़ा आगे। आप ये बताइए, इस क्वेश्चन का पहले आप आंसर कीजिए कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो जिनका भी दोस्तों आंसर आ रहा है ऑप्शन 2 25 बिल्कुल सही है। स्पर्शी व्यंजन की संख्या दोस्तों होती है 25। अब देखिए यहाँ पर ये मैंने स्पर्शी व्यंजन थोड़ा व्यंजन कुछ लिए हैं। देखिए क से लेकर मौ तक, क से लेकर मौ तक के दोस्तों जो ये व्यंजन हैं, व्यंजन वर्ण हैं, ये दोस्तों कहलाते हैं स्पर्शी व्यंजन, क से लेकर मौ तक। अब संख्या कितनी आएगी, देखिए 5, एक में 5 हैं और टोटल 5 रो हैं, 5 कॉलम हैं, तो ये इनकी संख्या दोस्तों हो जाती है 25। और स्पर्शी व्यंजन के अंदर दोस्तों 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो स्पर्शी व्यंजन के अंदर 5 वर्ग हैं, क, च, ट, त, प। अब इनकी खासियत क्या है कि हर वर्ग का दोस्तों अपना एक उच्चारण स्थान है। जैसे क की बात करें, क वर्ग का, क वर्ग के अंदर क्या क्या आएगा, देखिए क, ख, ग, घ, ङ। तो क, ख, ग, घ, ङ दोस्तों ये क्या हैं, ये क वर्ग के वर्ण हैं। और इनको गिनेंगे कैसे, क पहला वर्ण है, ख दूसरा है, ग तीसरा है, घ चौथा है और ङ पांचवा है। तो क वर्ग की यदि मैं बात करूंगा तीसरे वर्ण की, तब आपका आंसर दोस्तों क्या आएगा, ग। तो क का तीसरा क्या है, ग। यदि मैं च का दूसरे की बात करूंगा, च वर्ग का दूसरा व्यंजन वर्ण दोस्तों कौन सा होगा, छ होगा। तो इसी प्रकार से आपको इनको देखना है। तो हर का उच्चारण स्थान है। जैसे क की बात करें, क का दोस्तों उच्चारण स्थान होता है कंठ, कंठ यानी गले से निकलते हैं। च वर्ग की बात करें, च वर्ग के दोस्तों पांचों वर्ण निकलते हैं किससे, तालव्य से, तालव्य से। ट वर्ग की बात करें, ट वर्ग के पांचों वर्ण दोस्तों निकलते हैं मूर्धा से। मूर्धा दोस्तों ऊपर की साइड होता है, हमारे जीभ के ऊपर की साइड में। त की बात करें, त वर्ग के सारे दोस्तों व्यंजन वर्ण होते हैं क्या, दंत, दंत ध्वनियाँ। और प वर्ग के सारे व्यंजन वर्ण दोस्तों जो 5 व्यंजन वर्ण हैं, ये क्या होते हैं, प के ये ओष्ठ होते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। तो क के कंठ, च के तालव्य, ट के मूर्धा, त के दंत और प का ओष्ठ। अब देखिए इनको दोस्तों, इनको बांटने के फिर 2 आधार और हैं। जैसे प्राण के आधार पर, प्राण का मतलब दोस्तों क्या है, प्राण पहले घोष के आधार पर देखते हैं। घोष का मतलब दोस्तों होता है कंपन। कंपन, अब कहाँ पर कंपन, तो दोस्तों हमारे यहाँ पर गले में एक यंत्री होती है जिसे कहा जाता है स्वर यंत्री। स्वर यंत्री से दोस्तों आवाज़ निकलती है। तो जिन वर्णों के या जिन ध्वनियों के उच्चारण में जो हमारी स्वर तंत्री है उसमें कंपन होता है, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन होता है, उनको दोस्तों कहा जाता है, उनको कहा जाता है क्या, सघोष। और जिनके उच्चारण में स्वर यंत्री में कंपन नहीं होता, उनको दोस्तों कहा जाता है अघोष। अब इनको कैसा बांटा गया है, देखिए अब पहला और प्रत्येक वर्ग का, यहाँ पर देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, यानी ये प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा दोस्तों क्या होता है, ये हमारा होता है क्या, अघोष, ये होता है अघोष। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा यानी ये दोस्तों होते हैं सघोष, सघोष। तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अघोष, यानी इनके उच्चारण में दोस्तों क्या होगा, स्वर तंत्री में कंपन नहीं होगा। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा दोस्तों होता है सघोष, यानी इनके उच्चारण में स्वर यंत्री में कंपन होता है। अब आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए, यदि स्पर्शी व्यंजन के अंदर आपको अघोष पूछे जाए तो कितने होंगे। स्पर्शी व्यंजन के अंदर ये 25 हैं, इसके अंदर अघोष दोस्तों कितने हैं, ये पहला और दूसरा, और पहला और दूसरा मिलाकर दोस्तों ये कितने हो जाएंगे, टोटल इनकी संख्या हो जाएगी 10। तो स्पर्शी व्यंजन के अंदर अघोष कितने हैं, 10 हैं। यदि आपको पूछा जाए स्पर्शी व्यंजन के अंदर सघोष कितने हैं, तो सघोष दोस्तों कितने निकलेंगे, तब आपका आंसर आएगा दोस्तों 15। तो पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष, आपको ये ध्यान रखना है। अब
प्राण के आधार पर देखते हैं दोस्तों, प्राण का मतलब है हवा या वायु। तो जिन वर्णों के उच्चारण में या जिन ध्वनियों के उच्चारण में ज़्यादा वायु निकलती है, ज़्यादा वायु, कुछ वर्ण दोस्तों ऐसे होते हैं, कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जिनके उच्चारण में ज़्यादा वायु निकलती है, तो उन ध्वनियों को दोस्तों कहा जाता है महाप्राण, महाप्राण। और जिनके उच्चारण में या जिन ध्वनियों के उच्चारण में कम वायु निकलती है या कम हवा निकलती है, उनको दोस्तों कहा जाता है अल्प प्राण। अब महाप्राण कौन से होते हैं देखिए, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण यानी ये, और प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और प्रत्येक वर्ग का चौथा दोस्तों ये होते हैं महाप्राण। इनके उच्चारण में मुख से दोस्तों ज़्यादा वायु निकलती है, इसलिए महाप्राण है। और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा यानी ये और ये, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा दोस्तों होते हैं क्या, अल्प प्राण। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण और प्रत्येक वर्ग का दोस्तों पहला, तीसरा और पांचवा होते हैं अल्प प्राण। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। तो अभी तक हमने क्या बात कर ली है कि स्पर्शी व्यंजन की संख्या दोस्तों कितनी होती है, 25 होती है। घोष पे यदि हम बांटें दोस्तों इसको घोष के आधार पर, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा अघोष, तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष। प्राण के आधार पर बांटें तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा दोस्तों होता है अल्प प्राण। तो आपको इतना ध्यान रखना है, ये दोस्तों आगे भी काम आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ एक फोटो है, देखिए यहाँ पर एक पिक्चर है। यहाँ पर दोस्तों स्वर की बात की गई है। स्वर कितने होते हैं, टोटल 13 होते हैं, आप सभी को पता होगा। और उच्चारण के आधार पर दोस्तों इनकी संख्या मानी जाती है 11। अंग और आहा को शामिल नहीं किया जाता। और दोस्तों टोटल होते हैं 13। और 13 में से दोस्तों जो 7 होते हैं, 7 होते हैं ह्रस्व। ह्रस्व का मतलब है छोटे, और ये दोस्तों अ, ई, ऊरी ये ह्रस्व हैं। और बाकी 7 दोस्तों होते हैं दीर्घ यानी बड़े, और यहाँ पर दोस्तों ये लिखे हुए हैं। तो टोटल होते हैं हमारे 11। और अंग आहा को दोस्तों उच्चारण के आधार पर शामिल नहीं किया जाता है, यानी उच्चारण के आधार पर 11 स्वर होते हैं। और कुल स्वरों की संख्या दोस्तों होती है 13, ये आपको पता ही होगा। व्यंजन की बात करें, व्यंजन दोस्तों क से लेकर मौ तक 25 हमने देख लिए हैं, ये स्पर्शी हैं। उसके बाद य, र, ल, व दोस्तों इनको कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। ये स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनियाँ हैं। ऊष्मीय व्यंजन की बात करें दोस्तों, तीनों प्रकार के श और ह ये ऊष्मीय व्यंजन कहलाते हैं, और इन्हें दोस्तों संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। आगत की बात करें, जौ के नीचे नुक्ता, बिंदु, और फ के नीचे दोस्तों नुक्ता या बिंदु, इनको दोस्तों कहा जाता है आगत। इनकी संख्या 2 होती है। ये विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा या हिंदी व्याकरण में दोस्तों लिए गए हैं। संयुक्त व्यंजनों की बात करें, 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। और बाकी दोस्तों 2 और होते हैं, ऑड और औढ। इनके बारे में भी दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा। इनको दोस्तों कहा जाता है उच्छिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन या नवीन विकसित ध्वनियाँ और ताड़नजात व्यंजन। तो दोस्तों ये होते हैं टोटल मिला के हमारे व्यंजन वर्ण। और कुल वर्णों की बात करें, यदि हिंदी वर्णमाला के अंदर कुल वर्णों की बात करें दोस्तों, कुल वर्ण निकल के आते हैं 52। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हिंदी वर्णमाला में दोस्तों कितने वर्ण होते हैं, 52 होते हैं, स्वर और व्यंजन को मिलाकर। अब दोस्तों देखिए स्पर्शी व्यंजन, आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण होता है। अब दोस्तों आप लोग बताइए, यदि आपने पीछे समझा है तो आप ये बताइए कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण क्या होता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण दोस्तों क्या था, देखिए पहला और दूसरा क्या था, अघोष। पहला और दूसरा क्या था, अघोष, यानी दूसरा क्या होगा, अघोष होगा। ये बात तो पक्की है। और क्या बोला था हमने, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा दोस्तों क्या होता है, महाप्राण होता है। यानी दूसरे और चौथे वर्ण के उच्चारण में वायु ज़्यादा निकलती है। तो दूसरा चौथा महाप्राण और पहला दूसरा दोस्तों अघोष। तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा दोस्तों हमारा होगा अघोष और महाप्राण। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी या ऑप्शन 2, अघोष महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण दोस्तों क्या होता है, अघोष और महाप्राण होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए स्पर्शी व्यंजन के अंदर प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण होता है, ये दोस्तों रिपीट हो गया है। अगला देखिए निम्न में से स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कौन सा है। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि
स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कौन कहलाता है? तो आप लोग दोस्तों कमेंट कीजिए कौन सा है, क है, चौ है, जौ है या टौ है। इनमें से कौन सा स्पर्शी संघर्षी व्यंजन है? क, चौ, जौ या टौ, इनमें से दोस्तों आपको बताना है स्पर्शी संघर्षी कौन सा है। ये सारे के सारे स्पर्शी हैं, लेकिन इनमें से दोस्तों एक ऐसा है जो स्पर्शी संघर्षी है। तो उसका सही आंसर दोस्तों क्या है? ऑप्शन 2 या बी, चौ। दोस्तों चौ वर्ण को कहा जाता है स्पर्शी और संघर्षी व्यंजन वर्ण। तो चौ क्या है? स्पर्शी संघर्षी व्यंजन वर्ण है, यह आपको याद रखना है। अगला देखिए, स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत यानी क से लेकर मौ तक के जो व्यंजन वर्ण हैं, इनके अंतर्गत महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है? महाप्राण का मतलब है जिनके उच्चारण में ज़्यादा वायु निकलती है। और स्पर्शी व्यंजन के अंदर दोस्तों वो कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया है वो कौन से हैं। आप लोग कमेंट कीजिए पहले, कितना इसका आंसर होगा मैं बाद में बता रहा हूँ कि स्पर्शी व्यंजन के अंदर जो महाप्राण वर्ण हैं उनकी संख्या कितनी होगी। स्पर्शी व्यंजन यानी क से लेकर मौ तक के 25, इनके अंदर आपको महाप्राण बताने हैं। महाप्राण दोस्तों होते हैं प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। दूसरा चौथा यानी एक वर्ग में दोस्तों कितने हैं? 5 हैं। तो दूसरा और चौथा मिलाकर दोस्तों कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 10। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, 10। 10 व्यंजन वर्ण दोस्तों होते हैं महाप्राण स्पर्शी व्यंजन के अंदर। अल्प प्राण पूछे जाएं स्पर्शी के अंदर तो दोस्तों कितना आंसर होगा आपका? 15। अल्प प्राण 15 होंगे, महाप्राण दोस्तों 10 होंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए दोस्तों इसका सही है। अगला देखिए, नवीन विकसित ध्वनियाँ कहलाती हैं। 3-4 नाम दोस्तों इनके हैं नवीन विकसित ध्वनियाँ, या इन्हीं को दोस्तों कहा जाता है द्विगुण व्यंजन, या इन्हें ही दोस्तों कहा जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, या दोस्तों इन्हें कहा जाता है ताड़नजात व्यंजन। तो 4-5 नाम दोस्तों इनके मिलते हैं, नवीन विकसित ध्वनियाँ, द्विगुण व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन और ताड़नजात व्यंजन। ये दोस्तों कौन से हैं? आप लोग कमेंट कीजिए, जल्दी बताइए मुझे कौन से होते हैं ये, नवीन विकसित ध्वनियाँ या द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन। ऑडो, ऑढो, जौ या फो, छ या त्रो या क और ख, इनमें से दोस्तों बताइए कौन सी नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। तो दोस्तों जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल सही है, जो अ, ड और औढो हैं, तो ये दोस्तों कहलाती है नवीन विकसित ध्वनियाँ या द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त या ताड़नजात। ऑप्शन बी की बात करते हैं, जौ और फ दोस्तों ये क्या हैं? ये स्पर्शी व्यंजन हैं। और ऑप्शन 3 की बात करते हैं, छ और त्र, ये दोस्तों संयुक्त व्यंजन वर्ण हैं। इनकी संख्या भी दोस्तों 4 होती है, च, त्र, ग्यों और स्र। और कौखो की बात करें, कौखो दोस्तों हमारे स्पर्शी व्यंजन हैं और ये कंठ ध्वनियाँ हैं, इतना आपको दोस्तों पता होगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारा क्या है? ऑप्शन ए है, ऑ, ड और औढो। और इनका दोस्तों वाक्य प्रयोग आपने देखा होगा, जैसे लिखते हैं बड़ाई, चढ़ाई, चढ़ाई, बड़ाई। इसको ड़ की आवाज़ आती है दोस्तों, इसके लिए आती है ढ़। इसमें ड़ की आवाज़ में यदि आप ह की ध्वनि जोड़ेंगे तो दोस्तों तब वो बनेगा अ, ढ। चढ़ाई, बड़ाई, बड़ाई, चढ़ाई। इस प्रकार से दोस्तों आपको इसका प्रयोग करना है। जैसे लड़ना, इस प्रकार से पढ़ना, पढ़ना। दोस्तों ये हैं हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन या नवीन विकसित ध्वनियाँ, द्विगुण व्यंजन। अब एक चीज़ और है दोस्तों, इनको नवीन विकसित ध्वनियाँ क्यों कहा जाता है? ये इसका कारण दोस्तों क्या है कि ये संस्कृत भाषा में दोस्तों, हिंदी भाषा किससे निकली है? संस्कृत से निकली है। और इनका प्रयोग दोस्तों संस्कृत भाषा में नहीं होता था, बल्कि इनका प्रयोग हिंदी भाषा में शुरू हुआ है। तो इनको नवीन विकसित ध्वनियाँ भी दोस्तों इसलिए कहा जाता है। अगला देखिए, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं बताइए। जिन लोगों ने वर्णमाला दोस्तों पढ़ ली है उनका तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या दोस्तों बताइए, 3, 4, 5 या 25। इसका सही उत्तर दोस्तों है ऑप्शन बी, 4। अंतस्थ व्यंजन दोस्तों होते हैं 4, यो, रो, लो और वो। ये दोस्तों कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। अब इस अंतस्थ नाम के पीछे यदि हम जाएं तो अंतस्थ का मतलब दोस्तों होता है, अंत मतलब होता है बीच में, और स्थ का मतलब होता है स्थित, यानी बीच में स्थित। तो स्वर और व्यंजन वर्णों के बीच में स्थित वाली जो ध्वनियाँ दोस्तों होती हैं, जो स्वर और व्यंजन के बीच की मानी जाती हैं, उन्हें कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन वर्ण। और इनकी संख्या दोस्तों कितनी होती है? 4 होती है, यो, रो, लो और वो। अब इनको दोस्तों यदि हम घोष के आधार पर देखें,
य र लव या अंतस्थ व्यंजन को घोष के आधार पर देखें, ये दोस्तों होते हैं सघोष। ये क्या होते हैं? सघोष होते हैं, यानी इनके उच्चारण में स्वर यंत्री में कंपन होता है। प्राण की बात करेंगे दोस्तों, इनको कहा जाता है, ये प्राण के आधार पर होते हैं अल्प प्राण। प्राण के आधार पर दोस्तों क्या होते हैं? अल्प प्राण, यानी इनके उच्चारण में कम वायु निकलती है। घोष के आधार पर ये क्या होते हैं? घोष के आधार पर दोस्तों ये सघोष होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। ये स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनियाँ हैं। और य र लव अंतस्थ व्यंजन हैं। ये घोष के आधार पर सघोष और प्राण के आधार पर दोस्तों अल्प प्राण होते हैं। अगला देखिए, ऊष्मेय या संघर्षी व्यंजनों की संख्या होती है। ये भी बहुत इजी सा प्रश्न है, आप बताइए इसका क्या आंसर होगा। वह व्यंजन वर्णों के अंदर ऊष्मीय और जो संघर्षी व्यंजन हैं वो कितने होते हैं? संख्या आपको बतानी है, 4, 3, 15 या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करें जल्दी जल्दी, कितने होते हैं ये ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4, 3, 15 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? हमारा ऑप्शन ए 4। ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन दोस्तों कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन से होते हैं? एक तो होता है दोस्तों तालव्य वाला शौ, मूर्धा वाला शौ, दंत्य वाला शौ और हौ। ये दोस्तों 4 कहलाते हैं ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन। इनके उच्चारण में दोस्तों क्या होता है? जब इनका उच्चारण होता है तो वायु जो होती है, जो हवा है, वो मुख से रगड़ खाकर बाहर निकलती है। और जब रगड़ खाकर या घर्षण खाकर बाहर निकलती है तो एक विशेष प्रकार की दोस्तों या गर्माहट पैदा करती हैं, ऊष्मा पैदा करती हैं। इस गुण के कारण दोस्तों इन्हें ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। यानी बोलते वक्त इनको जब हम उच्चारित करते हैं तो मुख से गर्म हवा निकलती है, गर्म वायु निकलती है, तो इसलिए इन्हें ऊष्मीय या संघर्षी कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है दोस्तों, ये आप सभी को पता है। यदि इनको हम घोष और प्राण के आधार पर देखें तो दोस्तों जो ये पहले 3 हैं, तीनों प्रकार के दोस्तों जो ये शौ हैं, ये दोस्तों हमारे होते हैं अघोष। ये क्या होते हैं? हमारे अघोष। ये तीनों प्रकार के शौ अघोष हैं। और प्राण के आधार पर दोस्तों ये होते हैं महाप्राण। ये महाप्राण ही होंगे क्योंकि इनके उच्चारण में दोस्तों ज़्यादा वायु निकलती है, तो महाप्राण होने हैं इनको ऑटोमेटिकली। तो ये महाप्राण हैं और अघोष हैं, पहले वाले दोस्तों जो 3 हैं। हौ की बात करते हैं दोस्तों, ये हौ हमारा क्या है? हौ दोस्तों आता है सघोष के अंदर। हौ क्या है? सघोष है। और सघोष के साथ में दोस्तों क्या है? महाप्राण है। ये आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ये तीनों प्रकार के शौ, ये दोस्तों अघोष हैं और महाप्राण हैं। और हौ दोस्तों हमारा क्या है? सघोष है और महाप्राण है। यानी चारों ही महाप्राण हैं, लेकिन घोष के आधार पर दोस्तों जो पहले 3 हैं वो अघोष हैं और हौ हमारा सघोष व्यंजन वर्ण है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा है ऑप्शन ए 4। अगला देखिए, छ किसके मेल से बना है? छ किसके मेल से बना है? अब छ की बात करते हैं दोस्तों। छ हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजन वर्ण है। क्या है? संयुक्त व्यंजन वर्ण है। और संयुक्त कितने होते हैं? 4 होते हैं। छ, त्र, ज्ञ और श्रौ। इनको दोस्तों कहा जाता है संयुक्त व्यंजन वर्ण। ये 2 व्यंजन वर्णों के मेल से बने होते हैं दोस्तों। ये 4 वर्ण ऐसे हैं जो 2 व्यंजन वर्णों के मेल से बने हैं। तो अब इनमें से आपको पूछा गया है कि छ किससे बना हुआ है? छ क्षत्रिय जैसे हम लिखते हैं, ये किससे मिलकर बना हुआ है? ये आपको दोस्तों बताना है। तो छ दोस्तों किससे मिलकर बना हुआ है? छ बना हुआ है मिलकर किससे? ऑप्शन जिनका भी 2 आ रहा है बिल्कुल सही है, क धन शौ। दोस्तों क हलंत यानी स्वर रहित क के साथ में जब मूर्धा जुड़ता है या मूर्धा वाला स्व जुड़ता है दोस्तों, तब बनता है छ क्षत्रिय। अब यदि दोस्तों क्वेश्चन आए कि छ का वर्ण विस्तार क्या होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। छ का वर्ण विस्तार भी पूछा जा सकता है। तो छ का वर्ण विस्तार दोस्तों क्या होगा? इसके अंदर क्या है? एक तो आपका दोस्तों क हलंत है, यानी स्वर के साथ स्वर रहित क है। दूसरा इसमें दोस्तों क्या है? मूर्धा वाला शौ है। अब इस मूर्धा वाले शौ को भी दोस्तों आप, ये तो अक्षर है, इसको भी आप तोड़ सकते हैं। ये कैसे टूटेगा? मूर्धा वाले शौ हलंत प्लस अ करके दोस्तों ये टूट जाएगा। तो छ का दोस्तों यदि वर्ण विस्तार पूछा जाए तो इस प्रकार से आएगा, क हलंत धन शौ हलंत धन अ बराबर दोस्तों हमारा हो जाएगा छ। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा क्या है? ऑप्शन 2 है, क धन शौ। बाकी त्र की बात करते हैं। त्र के बारे में दोस्तों आपको पता होगा, आधा त धन र बराबर त्र होता है। ज्ञ की बात करते हैं दोस्तों, आधा ज धन य बराबर हमारा होता है ज्ञ। और श्र की बात करते हैं, श्र बराबर दोस्तों होता है आधा तालव्य वाला शौ धन र। ये भी आपको बात दोस्तों क्लियर होनी चाहिए। त्र बराबर त धन र।
आगे वाला ध्यान रखना है दोस्तों, स्वर रहित होगा यानी हलंत के साथ में होगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला देखिए 11वां क्वेश्चन, अग्र स्वरों की संख्या कितनी होती है? अग्र स्वरों की संख्या, तो जिन लोगों ने दोस्तों हिंदी पढ़ ली है या वर्णमाला पढ़ ली है उनका अच्छी तरह से रिवाइज हो रहा होगा, और बाकी जिनको दोस्तों जिन्होंने पढ़ना है अभी बचा हुआ है वो लोग दोस्तों धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बाकी आप लोग किताब में भी दोस्तों इनको देख सकते हैं, वहाँ पर आपको क्लियर कर सकते हैं। अग्र स्वरों की संख्या कितनी होती है ये बताना है, तो आप लोग बताइए कितनी होती है, 3, 4, 5 या इनमें से कोई नहीं। अग्र स्वर, अब अग्र का मतलब दोस्तों क्या होता है, आगे होता है। अब आगे किस आधार पर, तो आगे का मतलब दोस्तों है जब हम स्वरों को जीभ के आधार पर बांटते हैं या जीभ के हिस्से के आधार पर बांटते हैं। हम ये देखते हैं कि कौन सा स्वर जीभ के किस हिस्से से निकला है, तो उस आधार पर स्वरों को दोस्तों बांटा जाता है 3 भागों में। अग्र स्वर, अग्र का मतलब क्या हुआ, अग्र का मतलब है आगे वाला हिस्सा, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे वाला हिस्सा प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा है मध्य स्वर, मध्य का मतलब है जीभ का बीच वाला भाग। और तीसरा दोस्तों है पश्च स्वर, पश्च का मतलब है जीभ का पिछला वाला भाग या जो लास्ट है जहाँ से जीभ हमारी जुड़ती है वो दोस्तों उसको कहा जाता है पश्च भाग। तो स्वर जीभ के आधार पर या जीभ के स्थान के आधार पर दोस्तों, उच्चारण स्थान के आधार पर हमारे होते हैं अग्र, मध्य और पश्च स्वर। अब अग्र की आपको दोस्तों संख्या बतानी है कि अग्र कितने होते हैं। तो अग्र की बात करें दोस्तों, अग्र होते हैं हमारे 4, और 4 के अंदर कौन कौन आते हैं, ई, बड़ी ई, ह्रस्व ई, दीर्घ ई और ए और ऐ। दोस्तों ये 4 व्यंजन वर्ण कहलाते हैं अग्र स्वर। और इनके अलावा दोस्तों मध्य की बात करें, मध्य के अंदर एक ही आता है अ, और बाकी जो बचे हुए हैं जैसे आ, उ, बड़ा उ, ओ, औ, ये दोस्तों कहलाते हैं क्या, ये हमारे कहलाते हैं पश्च। तो ई, बड़ी ई, ए और ऐ आपको ध्यान रखना है, ये अग्र है और मध्य है। बाकी दोस्तों जो बचे हुए हैं वो सारे के सारे पश्च स्वर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कंठ ध्वनि है, आपको ये बताना है। कौन सा वर्ण या कौन सी ध्वनि ऐसी है जो कंठ से निकलती है या जिसका उच्चारण स्थान कंठ है, तो आप लोग आंसर कीजिए कौन सा है, य है, र है, थ है या ह है। तो इनमें से कौन सा विकल्प होगा जो कंठ ध्वनि का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। यदि य की बात करें, य दोस्तों हमारा किसके अंदर आता है, अंतस्थ व्यंजन के अंदर आता है। और य दोस्तों कैसी ध्वनि है, तालव्य ध्वनि है, ये तालु की मदद से बोली जाती है, तो तालव्य के अंदर आता है य। र की बात करें दोस्तों, र को कहा जाता है लुंठित स्वर। और ल दोस्तों किसके अंदर, र किसके अंदर आता है, वर्तस्य के अंदर आता है। वर्तस्य का मतलब है दोस्तों दंत मूल, वर्तस्य या दंत मूल के अंदर दोस्तों ये शामिल होती है र। इसका उच्चारण दांत और जो हमारा दांत के जो मसूड़े हैं वहाँ से दोस्तों किया जाता है, तो र दंत मूल या वर्तस्य है। थ की बात करते हैं दोस्तों, थ आप पढ़ चुके हैं, त थ ये स्पर्शी व्यंजन है और किस वर्ग के अंदर आता है, त के अंदर आता है। त थ द ध नौ, ये आपने सुना है। तो ये थ किसके अंदर आता है, त वर्ग के अंदर। और त वर्ग का उच्चारण स्थान दोस्तों क्या है, दंत्य है, दंत्य। तो ये कैसी ध्वनि है, दंत्य ध्वनि है। अब य है तालव्य, र है वर्तस्य या दंत मूल, थ है दंत्य ध्वनि। और ह की बात करते हैं दोस्तों, ह हमारी कैसी ध्वनि है, ह कंठ ध्वनि है। और कंठ ध्वनि के कारण दोस्तों ये डायरेक्ट हमारा जो स्वर यंत्री है वहाँ से निकलता है, इसी कारण से इसे कहा जाता है दोस्तों काकल्य ध्वनि। काकल्य ध्वनि या काकल्य वर्ण, ये दोस्तों डायरेक्ट निकलता है कहाँ से, स्वर यंत्री से, यानी बिल्कुल जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है वहीं से इसका उच्चारण होता है। और ये दोस्तों हमारी कंठ ध्वनि या काकल्य ध्वनि कहलाती है। और ह के बारे में दोस्तों आपको पता ही है, ये क्या है, ये ऊष्मीय व्यंजन के अंदर आता है और ये सघोष और महाप्राण ध्वनि है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगला देखिए 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मूर्धन्य ध्वनि है। मूर्धन्य यानी दोस्तों मूर्धा एक जगह है जो जीभ के दोस्तों ऊपर की साइड में होता है, बिल्कुल अपोजिट साइड में। तो मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है आपको बताना है, प, ज, ड या क। इनमें से दोस्तों आप लोग बताइए कि कौन सी मूर्धन्य ध्वनि है। मूर्धन्य ध्वनि, अब आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, स्पर्शी के अंदर हमने बात की थी किसकी, ट वर्ग की। स्पर्शी के अंदर हमने बात की थी ट वर्ग की। ट वर्ग के दोस्तों जो 5 ध्वनियाँ हैं, जो 5 व्यंजन वर्ण हैं, उनका उच्चारण स्थान दोस्तों कौन सा है, मूर्धा है। अब उनमें से कोई यहाँ आ रहा है, देखिए ट के अंदर कौन सा आता है, ट, ठ, ड, ढ और ण।
अब देखिए इसमें दोस्तों डॉ, डॉ यहाँ विकल्प 3 में है दोस्तों, तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी मूर्धन्य ध्वनि या मूर्धा से निकलने वाली ध्वनि है। अब विकल्प ए की बात करें, पौ है, पौ दोस्तों पौ वर्ग के अंदर आता है, ये ओष्ठ्य है। जौ की बात करते हैं, जौ दोस्तों किसके अंदर आता है, चौ के अंदर आता है, ये तालव्य ध्वनि है। डॉ हमारी मूर्धन्य ध्वनि है। और कौ की बात करें दोस्तों, कौ वर्ग के अंदर आता है, और इसका दोस्तों राइट आंसर, इसकी दोस्तों जो ध्वनि है ये किस प्रकार की ध्वनि है, ये कंठ ध्वनि है। तो पौ ओष्ठ, जौ तालव्य, डॉ मूर्धन्य और कौ दोस्तों हमारी कैसी है, कंठ है। तो सही उत्तर दोस्तों हमारा होगा ऑप्शन 3 डॉ। तो दोस्तों आज की हमारी जो ये वीडियो है इसमें इतना ही है। बाकी आपको मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ अन्य प्रश्नों के साथ में, ताकि आपका दोस्तों जिन लोगों ने पढ़ लिया है उनका रिवाइज हो जाए और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको कुछ सीखने को मिल जाए। और बाकी यदि आप लोग अब दोस्तों किताब में जाके पढ़ेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो बाकी दोस्तों आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आप बने रहिए वीडियो के साथ में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों आप लोग अपना फीडबैक भी हमें दे सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।